Assalamualaikum. Today's video is on the question of consolidation asked by ICAP in its spring 2019 attempt. So the question asked is in front of you, and starting with the question, what is asked by ICAP and its requirement, what is its requirement. So moving to requirement, prepare the following: consolidated statement of profit and loss और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने प्रिपेयर करनी है। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं हम लोग। पहले सवाल में लिखा है कि भाई ट्रायल बैलेंस कर नीचे दिया हुआ है हमें एरो लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी बॉक्स लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2019 का। अच्छा, तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सब चीज़ें, बैलेंस शीट वगैरह सब हमें के आइटम्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं इस ट्रायल बैलेंस के अंदर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि भाई एरो लिमिटेड ने एक्वायर किए 96 मिलियन शेयर्स BL के। कब किए हैं? 1 मई 2018 को, यानी कि 8 महीने की कंसोलिडेशन होगी PNL के उसकी। और कंसिडरेशन को इस तरीके से दिए हुई कैश पेमेंट 450 मिलियन की है और अपने शेयर्स इशू किए हैं 40 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं AL ने। 25 रुपीज़ पर शेयर 25 रुपीज़ की अमाउंट है इसकी। फिर उसने एक इस तरीके बताया कि भाई एक्विजिशन डेट पे सब नेट एसेट इक्वल तो उसके फेयर वैल्यू के एक्सेप्ट कौन कौन से एक्सेप्ट, ये एक तो यहाँ पे आ गया बिल्डिंग और एक ब्रांड, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स की। अच्छा, बिल्डिंग का क्या बताया? बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू इन यूज वर 390 मिलियन एंड 520 मिलियन रिस्पेक्टिवली। फेयर वैल्यू उसकी 390 मिलियन और वैल्यू इन यूज 520 मिलियन की है। कैरिंग अमाउंट उसकी है 480 मिलियन की एक्विजिशन डेट पे, यानी 1 मई को। द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE। रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग एक्विजिशन डेट पे 20 ईयर्स की है। सही। इसके बाद फिर फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बताई कि भाई वो इंक्रीज़ हो गई है 440 मिलियन पे एट 31 दिसंबर 2018। लेकिन ये हमारी ये जो वैल्यू है ये जो इसने इन्फॉर्मेशन दी हमारी फेयर वैल्यू के हिसाब से, ये हमारे इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? सिंपली क्योंकि भाई हमारा तो कॉस्ट मॉडल है ना सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए लिखा हुआ, कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो सिंपली हम लोग के लिए ये इररिलेवेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रांड पे बात करते हैं। ब्रांड के बारे में क्या कहते हैं? अ ब्रांड विच हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय BL। वो तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हुआ, नॉट बीन रिकॉग्नाइज, तो हमें तो फिर तो रिकॉग्नाइज ही करना है उसको, तो डायरेक्ट सीधा। उसके बाद फिर उसके देखते हैं अमोर्टाइजेशन के बारे में क्या कहता है। फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड वॉज असेस्ड 162 मिलियन की उसकी फेयर वैल्यू है और उसने बताया कि भाई उसकी नेक्स्ट 6 ईयर्स तक की उसके बेनिफिट ऑब्टेन किया जाता है उस ब्रांड का। फिर क्या बताया भाई AL का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू पे। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मार्केट प्राइस ऑफ BL शेयर इज 14 पर शेयर। फिर 1 जुलाई 2018 को AL ने एक इक्विपमेंट बेचा BL को 250 मिलियन का और उसमें है गेन हमारे पास, तो उस गेन को भी हम लोग ने उसकी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। 20 मिलियन का गेन है हमारे पास और BL ने चार्ज कर दी है डेप्रिसिएशन 12.5 मिलियन की ऑन दिस इक्विपमेंट, तो वो भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। सही। इसके बाद फिर आता है भाई इन ईच मंथ ऑफ 2018, ईच मंथ BL ने सोल्ड किए गुड्स 40 मिलियन की, कॉस्टिंग 40 मिलियन की, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है कॉस्ट प्लस 20%, यानी कि 40 मिलियन इंटू 1.2, तो ये हमारे आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसके बाद फिर उसने ये इन्फॉर्मेशन दी एडिशन के भाई 75% ऑफ द गुड्स परचेज दिसंबर वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ AL, यानी कि जो भाई ग्रुप से बाहर के हमारे जो स्टॉक नहीं गया है वो 75% है, तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट पार करनी पड़ेगी हमें। फिर ये है कि BL's क्रेडिट बैलेंस ऑफ 38 मिलियन इन AL's बुक डज नॉट एग्री विद BL बुक ड्यू टू ₹7 मिलियन चार्ज बाय AL फॉर मैनेजमेंट सर्विस ऑन December 26, 2018। यहाँ पे भाई ये कहना चाहता है कि भाई AL की बुक्स और BL की बुक्स रिसीवेबल पेबल जो इनका आपस में है उस पर एग्री नहीं करती। क्यों एग्री नहीं करती? भाई उसने बोला कि भाई BL को पेबल है 38 मिलियन का, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा AL की बुक से, क्योंकि भाई AL ने 7 मिलियन रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में। किस चीज़ के हवाले से रिकॉर्ड कर लिया? AL की मैनेजमेंट सर्विस के लिए। AL ने अपनी मैनेजमेंट सर्विस दी थी December 26 को, तो उसने रिकॉर्ड नहीं की है BL ने, इस वजह से डिफरेंस आया 7 मिलियन का। तो ये हम एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये भी टाई हो जाएगा। और फिर इसने बताया टोटल मैनेजमेंट फ़ी बता दी कितनी चार्ज की गई थी सिंस एक्विजिशन, अमाउंटेड टू 16 मिलियन। फिर डिविडेंड के बारे में बात की है। डिविडेंड 0.5 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इन दिसंबर में डिक्लेयर हो चुका है,
तो AL ने करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया डिविडेंड, BL ने अभी तक डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम एक इसकी भी एडजस्टमेंट पार कर देंगे। फिर है इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द BL में बी अज्यूम टू हैव अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। तो ये तो सिंपल हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि भाई क्वेश्चन में उसने क्या क्या मांगा हुआ है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी इस हवाले से हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग विद सोल्यूशन, सोल्यूशन में भाई अब मैंने यहाँ पे पहले एक ढांचा बना दिया, ज़रा इसका एक सिस्टम बना के रख दिया कि भाई हम लोग को पेपर में भी इसी तरीके से करना है कि भाई जितना हो सके अपना काम आसान करके उसकी मार्क्स गेन करने की तरफ जाना है हमने। तो मैं सबसे पहले ज़रा उसको P&L का थोड़ा वो सिस्टम बना, उसका स्केलेटन बना लूँ। सेल्स हो गई हमारी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, यहाँ हमारे पास आ जाएगा GP, इसके बाद है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस P&L के अंदर, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैलेंस शीट के आइटम्स हम नोट कर लेते हैं भाई। नॉन करेंट एसेट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। PPE हो गया हमारे पास, ब्रांड, ब्रांड के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने ज़रा पढ़ी हुई है तो इस हिसाब से, यानी ब्रांड का अगर मैंने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी तो मैं पता नहीं होता कि ब्रांड भी है, तो इस हिसाब से ये हमने जितना पढ़ लिया उसके बाद और P&L से जो चीज़ें मैंने देखी हैं हम लोगों ने, उसकी बेसिस पे मैं अभी एक डेमो बना रहा हूँ, डेमो टाइप में उसका वो बना रहा हूँ। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है तो हम सिंपल करते हैं, करंट एसेट्स को ऐसे रोट कर लेंगे। इक्विटी के अंदर हमारे पास आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है शेयर प्रीमियम, फिर है हमारे पास कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, NCI, और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ है नहीं तो सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। सही है, ये तो मैंने सिस्टम थोड़ा बना लिया, सही है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं अपने उसके काम की तरफ मूव करते हैं कि भाई अब उसने क्या क्या एडजस्टमेंट है उसको हम अपने सिस्टम में पार करते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से हम इसके अमाउंट्स नोट कर लें और इसके जो जो उसने ट्रायल बैलेंस में अपने अमाउंट्स दिए हुए हैं हम पहले वो कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि सिंपली हमारे पास काम हमारे पास कम से कम हो, सिर्फ एडजस्टमेंट पार करने की ज़रूरत हो। 399 नहीं सॉरी, ये तो मैंने P&L का डाल दिया। 548 5418 प्लस 1934। अच्छा, ये मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेपर में इसको इस तरीके से नहीं कीजिएगा। इसको पेपर में आप लोग ऑब्वियसली सी बात है इसी से करेंगे। यहाँ पे PP के आगे ब्रैकेट लगा के वैल्यूज़ लिख देना, वो तो सिर्फ ऑब्वियसली बात है, वो वैसे ही हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे आप लोग। ब्रांड तो अभी कुछ हमारे पास है नहीं, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ब्रांड कुछ भी नहीं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट की क्या अमाउंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट आ रही है 1600 की, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आ रही है। तो भले हमारे पास सब्सिडरी की तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट को कि भाई जब एडजस्टमेंट आएगी तो सीधे सीधे में सिर्फ माइनस करने का होगा। फिर लोन टू BL डायरेक्टर्स है, उसकी अमाउंट है 10 मिलियन की। इसके बाद हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की अमाउंट है 2284 प्लस 1797। शेयर कैपिटल के अमाउंट्स देख लेते हैं। शेयर कैपिटल है 3720 और 1600। 3720 और 1600।
सॉरी प्लस क्यों किया, मिस्टेक हो गई मेरी बात। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका आएगा, पेरेंट का आएगा हमारे पास। तो एन सी आई फिर जो सब्सिडरी का है वहाँ एन सी आई में आ जाएगा। अच्छा, शेयर प्रीमियम हमारे पास 1430। इसके बाद फिर आते हैं हम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स पे। तो रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। रिटेन अर्निंग यहाँ पे है हमारे पास 1 जनवरी की है, तो हम 1 जनवरी की फिलहाल डाल देते हैं 2293 प्लस सिर्फ 2293 डाल देते हैं। तो कंसोलिडेटेड तो सिर्फ पेरेंट की आएंगी, जो पेरेंट का शेयर होगा वो आ जाएगा। फिर एनसीआई के साथ जो हमारा होगा, एनसीआई का जो फिर आता है शेयर, फिर हम उसमें उसके बाद उसको डालते हैं एनसीआई में। सही, इसके बाद हम मूव करते हैं करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास 713 प्लस 651। सही, इसके बाद हम अपने इसकी पीएनएल की देख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स क्या है। पहले सॉरी इसको नोट कर लेते हैं। 5177 पेरेंट का प्लस 3996 इंटू 8/12। ये 8/12 क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास कंसोलिडेशन सिर्फ 8 महीने की है, तो हमारे पास प्रॉफिट पे जो राइट होगा वो सिर्फ 8 महीने का होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी सेम यही होगा 2448 इंटू 8/12। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तभी कहूँ इसको ख़राब किया। सही है, इसके बाद फिर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसको मैं कर दूँ यहाँ पे माइनस। सही है, फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद फिर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 713 प्लस 636 इंटू 8/12। फिर अदर इनकम, इसको मैं माइनस में कर दूँ। फिर अदर इनकम में अमाउंट कौन कौन सी है? 350 पेरेंट की और 18 इंटू 8/12। वापस मल्टीप्लाई कर दिया 362। सही, इसके बाद फिर वापस इसको हम यहाँ पे टोटल कर लें। फिर टैक्स एक्सपेंस का अमाउंट निकाल लें। टैक्स एक्सपेंस की तो हम बाद में एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जब वो प्रॉफिट आएगा उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रोपोर्शनल बेसिस करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास कैश पेमेंट की है 450 मिलियन की और 40 मिलियन शेयर्स 25 ईच। यानी सिंपल सी क्या है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूँ उसको इन्वेस्टमेंट से कॉलम में जाके, ये आगे इन्वेस्टमेंट का कॉलम, इसमें हम यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 450 मिलियन कैश पे किया है और 40 मिलियन शेयर्स हैं। ये 450 मिलियन है, मिलियंस में अमाउंट है, और हमारे पास है 40 मिलियन शेयर्स हैं और उसको ख़रीदा 25 ईच में। ठीक है, उसको प्लस करेंगे आगे 1450 की अमाउंट, यानी कि 1450 में से माइनस हो जाएगा। सिंपल सी डायरेक्ट पहली एडजस्टमेंट हमारी हो गई इसके अंदर। अब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ख़त्म, अपना काम हो गया इन्वेस्टमेंट में। अब हम आएंगे
नेट एसेट की तरफ। बिल्डिंग में क्या उसने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं भाई, वो देख लेते हैं। गुडविल वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे आके। कंसिडरेशन की अमाउंट आ गई 1450। और एनसीआई की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, कि एनसीआई को जो हम वैल्यू करते हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, वो किस तरीके से होगा हम लोग पहले उसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैं एनसीआई का शेयर कितना है ये देख ले पहले। 40 मिलियन शेयर्स, नहीं सॉरी 96 मिलियन शेयर्स हम लोगों ने लिए हैं अपने सब्सिडरी से। 1600 की अमाउंट है, 1600 की अमाउंट है और 10 ईच है। 1600 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा तो 160 है। टोटल 160 शेयर्स हैं। 160 डिवाइड बाय 160 सॉरी 96 डिवाइड बाई 160 करें तो ये शेयर आ गया उसका हमारे पास पेरेंट का शेयर हमारे पास 60% आ गया, तो बचा 45%। तो 45% में हम लोग सॉरी 40%, 160 मल्टीप्लाई 40% करेंगे और फिर उसकी फेयर वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनसीए का शेयर आ जाएगा। $14 पर शेयर मल्टीप्लाई 14, तो ये आ गया इसका शेयर। इसमें फुल गुडविल का कॉन्सेप्ट है, पार्शियल गुडविल नहीं है, सो ऐसे हमें टोटल निकालना पड़ा इसका एनसीआई का भी। फिर है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम ये ट्रीट करेंगे कि भाई पहले भी शेयर कैपिटल यही था 1600। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल। इसके बाद आता है फिर रिटेन अर्निंग, फेयर वैल्यू ऑफ एट एक्विजिशन। रिटेन अर्निंग मसले कैलकुलेट करना क्योंकि उसने वहाँ पे दी भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम रिटेन अर्निंग में सीधा सीधा ये करेंगे कि भाई जो हमारे पास ये बीएल का पीएनएल है, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे ऐसे ऐसे। जो है सिंपल सी जो बीएल के पीएनएल बन रहा होगा उसका सेपरेट बुक्स में, तो उस तरीके से सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम सबको करने के बाद हमारे पास आएगा रिटेन अर्निंग। $642 का कैलकुलेट करके देख लें आप लोग, तो ये आप लोग को सामने आ जाएगा 642 का। तो अब ये कैलकुलेट करने का मकसद इस वजह से ये हुआ क्योंकि ओपनिंग तो हमारे पास है। अब ओपनिंग ये मकसद कैलकुलेट करने का है क्योंकि हम लोग ने मई में एक्विजिशन की है, तो हमें 4 महीने का प्रॉफिट भी प्लस करना पड़ेगा। 516 इसका यहाँ पे दिया हुआ ये रहा रिटर्निंग ओपनिंग। अब इसके अंदर हमने अपने 642 का मल्टीप्लाई बाय 4, 642 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, 730 रिटेन अर्निंग आ गई। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट्स है बिल्डिंग की और ब्रांड की, तो बिल्डिंग पे आ जाते हैं। 480 की वो है हमारे पास कॉस्ट है इसकी, और 390 मिलियन की इसकी फेयर वैल्यू है, तो हम इसको 480 माइनस 390 से
करेंगे अपने उसको फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 480 की कैरिंग वैल्यू -390, क्योंकि फेयर वैल्यू कम है तो हमें लॉस हो जाएगा, तो उसको मैं इस तरीके से लिख दूँ 480 + 390, 90 का हमारे पास डिक्लाइन आ गया फेयर वैल्यू में। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसकी आ जाएगी ब्रांड की। ब्रांड की फेयर वैल्यू क्या है 162 मिलियन, ये लिखी हुई, ये रही 162 मिलियन। तो हम इसका टोटल करें अगर 2724, और ये कंसिडरेशन को और एनसीआई का शेयर को हमने इसको टोटल किया तो पता चला कि भाई इसमें कोई गुडविल नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये है कि भाई हमारे पास नेगेटिव गुडविल है जो कि चार्ज की जाएगी पीएनएल में, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हमने उसके नेट एसेट से कम की है, यानी हमने ज़्यादा पैसे नहीं दिए, हमने कम पैसे दिए हैं, जितने नेट एसेट्स हैं उससे हमने कम पैसे दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमने एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी हमने 1450 से। वैसे ही मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1450 से डेबिट होगी, हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस फिगर होगा वो नेगेटिव गुडविल का होगा 378 का, यानी हमने उसको अपने अदर इनकम में हम चार्ज करेंगे 378 को। एक अमाउंट यहाँ से हमें मिल गई 378 की, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल देते हैं हाथ, जितनी भी एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड डलती हैं तो हाथ के इसको डाल देते हैं ताकि हमारे पास एडजस्टमेंट के साथ साथ हमारा काम बनता जाए। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अदर इनकम में 362 की अमाउंट है, इसके अंदर हमने गुडविल का प्लस करना है तो 378 की गुडविल प्लस हो जाएगी। गैस अमाउंट सही है मेरे पास 378 की, बिल्कुल सही है। अच्छा सही। इसके अलावा देख लें तो कोई और उसमें एडजस्टमेंट्स हुआ करना है तो उसके हवाले से ये बिल्डिंग में और उसका जाएगा, लेकिन अब इसकी रिपोर्टिंग डेट की निकालनी पड़ेगी, इसके बाद ये बिल्डिंग में और उसके एडजस्टमेंट्स जाएंगी बिल्डिंग और ब्रांड की। तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एन निकाल लेते हैं, अब ये नेट एसेट्स निकाल लेते हैं हम एट रिपोर्टिंग डेट। सही। अच्छा, इसकी भी वही वैल्यू है, इसकी भी यही वैल्यू है। रिपोर्टिंग डेट पे क्या है 516 का हमारे पास पहले प्रॉफिट था 516 का, और हमें प्लस कर देंगे 642, टोटल पूरा प्लस हो जाएगा। तो हमारे 1158 का हमारे पास रिटर्न नहीं आ गई। अब फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या है भाई, अब मसला ये है कि हमारे पास 20% का 20 ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज लाइफ थी बिल्डिंग की, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 90 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। तो यहाँ कर लेते हैं 90 / 20, और फिर साथ में मल्टीप्लाई भी होगा 8 महीने के लिए, 8 / 12, तो 3 का आंसर आ गया, यानी कि 90 + 3 87 के हमारे रिपोर्टिंग डेट पे 87 से हमारा फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कम है हमारे पास, यानी कि हमारी बिल्डिंग में 87 मिलियन की कमी होनी चाहिए फेयर वैल्यू के हिसाब से। और ब्रांड की भी 6 उसकी वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई 5 / 6 कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई 8 / 12, सॉरी ये डिवाइड बाई 6 होगा सिर्फ 18 की अमाउंट आ गई इसकी, और फिर इसको यहाँ पर 162 का ये अमोर्टाइजेशन अमाउंट आई है हमारे पास, ये आ गई 144 की। अमोर्टाइजेशन आ गई तो हम आज क्या था अपने इसमें भी चार्ज कर देते हैं, और अपने एक्सपेंसेस के अंदर 18 से हम अपने अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बढ़ा देते हैं। ये एडजस्टमेंट आज क्या डल गई, इसके साथ ही हमारा ब्रांड की अमाउंट भी आ गई 144 की, और हमारे पास पीपी की एडजस्टमेंट भी आ गई, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन होके आ गई हमारे पास। तो इसके अंदर हम लोग इसको माइनस कर देंगे 87 को, सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे भाई हमने एनसीआई भी देख लिया, अब हम लोग देखते हैं भाई ये एसेट इक्विपमेंट का ट्रांजेक्शन नंबर 4 देखते हैं।
ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कुछ इस तरीके से जुलाई 1 2018 में इक्विपमेंट बेच दिया हम लोगों ने 250 मिलियन का। तो भाई अब 250 मिलियन का बेचा, यानी कि गेन हो गया 20 मिलियन का। लेकिन हम लोग को अब उस तरीके से चार्ज अपने साथ बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि जैसे हमने एसेट बेचा ही नहीं है, अपनी वो पुरानी कैरिंग वैल्यू पे। तो सिंपली हम अपना जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है और गेन उसको एडजस्ट करके एक ही अमाउंट से अपनी अदर इनकम से माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल लें तो 12.5 मिलियन का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 250 मिलियन की कैरिंग अमाउंट पे। 250 मिलियन है तो हम इसके परसेंटेज निकाल लेंगे हिसाब से 12.5 डिवाइड बाय 250, यानी कि 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो 20 पे भी हम उसको 5% का लगा दें तो ये 20 मिलियन का जो गेन हुआ है उस पर 1 मिलियन का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसका मतलब कि हमें जो गेन हुआ है 20 मिलियन का, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन नेट ऑफ कर दें तो हमारा इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सिंपली इसमें से माइनस कर दें हम 19 को, तो ये हमारा गेन ख़त्म हो जाएगा। हमारा गेन ख़त्म होगा तो हमें ऑब्वियसली सी बात है, हमें अपनी प्रॉपर्टी प्लांट की कैरिंग अमाउंट भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम इसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो बेचा ही नहीं है एसेट, हमारे पास अपना एसेट है ग्रुप के अंदर ही, तो हम यहाँ भी एडजस्ट कर देंगे। यहाँ मैं इसका टोटल कॉलम बना लूँ। सही। अब इसकी हमने यहाँ पे इसकी भी एडजस्टमेंट कर दी, हाथ के हाथ 2-3 जगहों पे कर दी हमने एडजस्टमेंट। हम बढ़ते हैं आगे स्टॉक की इस पे। अब स्टॉक में ये क्या है भाई, हमने जो सेल की है पेरेंट को वो अपने पास से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी बुक ग्रुप के अंदर ही अपने आप को तो सेल दिखा नहीं सकते यहाँ पे। तो जो 40 मिलियन की सेल हर महीने की है हमने ये दिखानी ख़त्म करनी पड़ेगी, और जो हमारे पास गुड्स बचे हुए हैं उसकी एडजस्टमेंट हमने पार करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसके अंदर सेल में एडजस्टमेंट डाल देते हैं। क्या एडजस्टमेंट डालेंगे कि भाई माइनस कर देंगे 40 मिलियन, 8 महीनों तक हमने उसको वो बेचे अपना, हर महीने का है तो 40 मिलियन की कॉस्ट है, 8 का हमारे पास महीने आ गए तो 320 मिलियन की कॉस्टिंग की हमने माल बेचा। उसकी हमने अगर वो निकालें सेलिंग वैल्यू, तो ये सेलिंग वैल्यू आके माइनस हो गई, यानी कि सेलिंग वैल्यू का फ्रैक्शन है 1.2। ठीक है, तो हमने सेलिंग वैल्यू के अंदर इसकी एडजस्टमेंट डाल दी। अब हमने डालनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम उससे पहले इसके अंदर दो अफेक्ट डालेंगे, एक अनरियलाइज प्रॉफिट का और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का, क्योंकि पेरेंट ने भी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज की भी हो गई, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। ऐसे तो हमने डबल इफेक्ट ले लेंगे, जब सेल एक खत्म करी तो हम कॉस्ट ऑफ सेल भी खत्म करेंगे, दो सेल और दो कॉस्ट एक साथ नहीं रखेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल किस चीज़ की, जो ग्रुप से बाहर चली गई उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, और जो हमने मौजूद है वो उसकी भी। तो अगर हम इसकी निकाल लें तो सिंपली इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा, ऑब्वियसली 384 आएगा, क्योंकि पेरेंट के लिए पेरेंट ने जो सब्सिडी ने जो बेचा जितने का पेरेंट ने उतने का ख़रीदा। सिंपली हम इसमें से माइनस कर देंगे जो भी जितने की अमाउंट आई 40 × 8 × 1.2, सॉरी माइनस प्लस हो पहले से उसको किया मैंने। सही। इसके बाद फिर हम लोग एक एडजस्टमेंट करते हैं अपने पास अनरियलाइज प्रॉफिट की। अनरियलाइज प्रॉफिट की एक एडजस्टमेंट होगी कि भाई हमारे पास जो एसेट हमने पहले हमने यहाँ पे कर लेते हैं। एसेट हमने बेचा, सॉरी स्टॉक हमारे पास कितने का था, 40 मिलियन का हमारे पास कॉस्ट थी उसकी, और उसके बाद हमारे पास 75% का बचा हुआ है। सही। और उसके बाद हमने प्रॉफिट कितना चार्ज करते हैं उसके ऊपर, 20 मिलियन का, 20% का। तो ये हमारे पास उसके अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, तो हम इसको अनरियलाइज प्रॉफिट को भी यहाँ पे चार्ज कर देंगे।
ये आ गया 4509 का। तो पीछे कैलकुलेशन थोड़ा एरर थे, प्लस माइनस का साइन का मसला था, इस वजह से अमाउंट में ज़्यादा फ़र्क आ गया। मैंने हमने से क्या क्या एडजस्टमेंट डाल दी, हमने एक तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने रिमूव किया, इस अमाउंट में से इतना सा कॉस्ट ऑफ सेल रिमूव किया, और जैसे हमने अनरियलाइज प्रॉफिट हटा दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट किस चीज़ का, जो हमने स्टॉक अभी तक हमारे पास पेरेंट के पास जो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक उसने बेचा नहीं है, तो वो इसकी एडजस्टमेंट भी आ गई यहाँ पे हाथ के हाथ। इसके बाद अब इसी की एडजस्टमेंट हम लोग ऊपर भी डाल देते हैं ज़रा, किसके अंदर, करंट एसेट के अंदर। करंट एसेट के अंदर एडजस्टमेंट क्यों आएगी कि भाई अब 6 मिलियन का स्टॉक है, हमने कॉस्ट ऑफ सेल में अपने माइनस किया, तो हम यहाँ से भी इसको माइनस करेंगे। सही। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि भाई BL के पास क्रेडिट बैलेंस यानी 38 मिलियन का हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि हम BL की बुक्स में 13 मिलियन पेबल आ रहा होगा और AL की बुक्स में रिसीवेबल आ रहा होगा। सबसे पहले हम इन दोनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं, 38 मिलियन को ही एलिमिनेट कर देते हैं। कहाँ से, एक तो करंट एसेट में से जो रिसीवेबल होगा वो एलिमिनेट कर दिया हमने स्ट्रेट, और साथ ही साथ हम लोग उसको अपने पेबल में से भी माइनस कर देते हैं। सिंपल सी इसकी एक एडजस्टमेंट तो ये डल गई। इसके बाद अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या है भाई, उसने बोला 7 मिलियन का फ़र्क आ रहा है। अब 7 मिलियन का फ़र्क है, अब वो भी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि 7 मिलियन में क्या एडजस्टमेंट होगी। अब 7 मिलियन का जो है वो हमारा AL की बुक्स में तो होगा ही होगा, तो हम AL की बुक्स में से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल। और साथ ही हम उसको अपने मैनेजमेंट उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। किस वजह से प्लस करेंगे भाई, हमने जो रिकॉर्ड नहीं की थी 7 मिलियन का एक्सपेंस, अब वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे एक तरीके से। हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन हमने हटाना भी तो है। क्यों हटाना है, क्योंकि हम अपनी के कंपनी से हम अपने मैनेजमेंट फ़ी का खर्चा ले रहे हैं, ये तो हम दिखाएंगे तो उसका मतलब ये गलत होगा। एक तरफ तो हमने यहाँ 7 डालने के बाद हमने ये एडजस्टमेंट डाल दी कि भाई हम लोग ने जो गलती की थी वो हमने सुधार दी यहाँ पे। अब जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई जब रिकॉर्ड नहीं किया था वो तो हमने सही कर दिया, अब जो रिकॉर्ड कर लिया अब उसको रिमूव भी करना है ऑब्वियसली यहाँ से हम लोगों ने। तो अब इसको हटाने के लिए हम उसको डायरेक्ट माइनस, जो हमारे पास टोटल आ रही है अमाउंट उसको हम उसको माइनस कर देंगे जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स में आ रही है। कौन सी अमाउंट आ रही है एडजस्टमेंट के अंदर, ये आ रही 16 मिलियन की टोटल अमाउंट आ रही है, ये हम उसको तो माइनस कर देंगे उसमें से, क्योंकि टोटल बैलेंसिंग फिगर टोटल फिगर इसने बता दी है, तो हम सीधे उसमें से माइनस कर देंगे। तो 7 और ये हो जाएगा प्लस 16। इसके बाद फिर आगे मूव करते हैं अगर हम लोग इसमें, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग उसकी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है भाई, इंटरिम कैश डिविडेंड किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, लेकिन रिकॉर्ड किसने किया हुआ है, सिर्फ AL ने रिकॉर्ड किया हुआ है, BL ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो AL ने रिकॉर्ड किया हुआ, सबसे पहले हम AL के उसमें से माइनस कर देते हैं भाई। AL ने अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ होगा, तो हम यहाँ से उसका माइनस कर देते हैं। 96 मिलियन के शेयर थे उसके पास, और 0.5 पर शेयर इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये भी इसकी एडजस्टमेंट भी आ गई इसके अंदर, सही। इसके बाद फिर हम लोग इसकी एक एडजस्टमेंट डिविडेंड इनकम की एडजस्टमेंट डाल देते हैं। डिविडेंड इनकम भी रिकॉर्ड हुआ होगा, तो हम उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। सेम सिंपल 96 इंटू 0.5, ये भी हट गया, सही। इसके बाद फिर अब क्या देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ सब्सिडरी ने, सब्सिडरी के बुक्स में हम रिटेन अर्निंग में से रिटेन अर्निंग कम करेंगे, सब्सिडरी की अपनी रिटेन अर्निंग कम करेंगे, और उसमें डिविडेंड पेबल रिकॉर्ड करेंगे। तो डिविडेंड पेबल रिकॉर्ड कितना होगा, सिंपल सा, जितना 160 हमारे पास तो 96 मिलियन शेयर है, यानी 60% है, तो 40% को डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ही, और वो तो जाहिर सी बात है बुक्स में दिखाएंगे क्योंकि वो NCI है, तो मल्टीप्लाई 0.4 कर देंगे, और हमने 0.5 पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 32 रुपीज़ का, ठीक है। 32 रुपीज़ का NCI का आ गया, तो हमने उसको अपनी लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल।
सही, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके पास, नेक्स्ट उस पर जाते हैं अपने ट्रांजेक्शन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो अब कुछ है नहीं, अब जो जितनी भी बची हैं वो सिर्फ उसके अंदर अपनी अपनी एडजस्टमेंट्स हैं, एनसीआई की एडजस्टमेंट्स हैं और एनसीआई की अमाउंट निकालनी बाकी है। तो वो सब उस तरीके से आएगी कि भाई हम लोग यहाँ से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनल करें। अच्छा, अब एक चीज़ हमारे पास रहेगा ये डेप्रिसिएशन के नाम पे। क्या रहेगा ये कि भाई हम लोग ने जो अपना सब्सिडी ने जो एसेट खरीदा होगा हमारा बिल्डिंग का, वो जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैं ये रहा किधर गया हमारे पास एसेट, बल्कि यहाँ पे है नहीं कहीं पे, लेकिन हमने एक एसेट खरीदा है 20 मिलियन के गेन वाला, जिसके अंदर हमारे पास नहीं, सॉरी, हमने ये वाला, इसकी बात हो रही है, ये तो भाई हम लोग हमने ये जो हम सब ने निकाला हुआ है, ये जो हमने निकाला है फेयर वैल्यू, ये हमारे दिमाग का मगज़ है, सीधा सीधा हमने अपना हमारे दिमाग का फतूर जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे 3 मिलियन की ये निकाली है और 90 से हम 87 पे लेके आए इसको रिपोर्टिंग डेट पे, और 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन है, वो तो ऑब्वियसली बात है सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं की होगी, क्योंकि भाई ये तो जो 90 मिलियन और 87 का खेल किया है तो हमने अपने लिए किया है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये होगा प्लस हो जाएगा ये इसके अंदर, सॉरी 1143, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट आ जाएगी कंप्लीट। इसके बाद फिर हमारे पास एक अदर इनकम की एडजस्टमेंट रहेगा, कौन सी अदर इनकम, नहीं, एक अदर इनकम की एडजस्टमेंट गुडविल हो गई हमारे पास, डिविडेंड भी हमने एडजस्ट कर दिया है, और हमने मैनेजमेंट इनकम नहीं हटाई, क्योंकि जो हमने मैनेजमेंट एक्सपेंस बुक किया है, मैनेजमेंट एक्सपेंस ऊपर से हटाया है, मैनेजमेंट इनकम भी हटाएंगे हम लोग यहाँ से, मैनेजमेंट इनकम भी हट गई। तो ये हमारे पास आ गया, इसकी फ़िगर आ गई हमारे पास अपने अदर इनकम की, और इसकी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फ़िगर ये आ गई हमारे पास। अब टैक्स एक्सपेंस क्या है, टैक्स एक्सपेंस सीधा सीधा पेरेंट का हम यहाँ से देख लेते हैं। $403 और 288 ये इसका, तो 403 और 288 इंटू 8/12, तो ये 595 का टैक्स एक्सपेंस आ गया हमारा, और 1867 की हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, यानी नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब हमने इसके अंदर वो करना है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूट भी करना है एनसीआई और पेरेंट्स को, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और एनसीआई। अच्छा, वो किस तरीके से होगा, पेरेंट का तो हम लोग बैलेंस शीट फिगर लेंगे। अब यहाँ पे सीधे सीधे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं दे रहा। अच्छा, एनसीआई की हमने अमाउंट निकालनी है, एनसीआई की अमाउंट कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो हम अपना प्रॉफिट निकाल लें। इस साल कितना प्रॉफिट आया, 642 का प्रॉफिट आया, 642 का प्रॉफिट आया, और हमने अब उसको एलोकेट करना है अपने उसमें। अब इसकी वर्किंग जो है यहाँ पे, इसकी वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रॉफिट फॉर 8 मंथ्स कैसे आएगा, 642 का ईयर का प्रॉफिट हुआ है, उसको हम इवनली रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि सवाल के आखिरी एडजस्टमेंट में यही, आखिरी पॉइंट में यही उसने कहा है कि इवनली करना है हम लोगों ने। इसके बाद फिर ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट की हमने जो एक एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, जो यहाँ पे आ रही है, जो अमाउंट आ रही है, इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसके अंदर एडजस्ट नहीं हुआ हुआ 428 के अंदर, क्योंकि हमने डायरेक्ट पीएनएल से फिगर उठाई, सब्सिडरी के पीएनएल से, इस वजह से ये हमारे पास एडजस्टमेंट जो हमने सारी की हैं वो इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमने जो सब्सिडी की बुक्स से जितनी एडजस्टमेंट हम लोगों ने डायरेक्ट कंसोलिडेशन बुक्स में की हैं, वो हम लोग अभी इसमें अलग अलग करेंगे। तो हमने ये यहाँ पे कर लिया, अनरियलाइज प्रॉफिट हमने 6 मिलियन से हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन, $3 मिलियन का ऊपर जो बिल्डिंग पे हुआ है ये तो
सब्सिडरी के केस में हुआ है ना, वो तो पेरेंट्स ने किया है तो उसको करना पड़ेगा एडजस्ट यहाँ पे। फिर अमोर्टाइजेशन सब्सिडरी से रिलेटेड है 18 मिलियन की, और मैनेजमेंट कॉस्ट जो रिकॉर्ड की ही नहीं थी। तो हम इसका अगर टोटल निकाल लें तो ये आ गया एनसीआई का इंटरेस्ट 400 का, सॉरी एनसीआई का नहीं आया, ये पूरे उसका आया है, पूरी सब्सिडरी का हमने एडजस्टमेंट निकाली है। तो सब्सिडी उसका कैसे आएगा एनसीआई का, डायरेक्ट हम उसको यहाँ पे 400 उसके मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर से कर देंगे, तो जो बैलेंस शीट फिगर आएगी वो आ जाएगी हमारे पास पेरेंट की। तो ये एडजस्टमेंट हो गई पीएनएल का, ये हमने पीएनएल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसका टोटल भी निकाल लें तो ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1867 का, और ये यहाँ पे ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, सही है। उसके बाद हमारे रिटेन अर्निंग की अमाउंट्स रह गई हैं, और एनसीआई की अमाउंट रह गई है, तो हम उसको वो पहले कंप्लीट कर लें ताकि हमारा बैलेंस शीट तय हो जाए। तो ये जो हमारे पास पहले एनसीए का शेयर है कि 896 का, वो अपने एनसीए में हम प्लस करेंगे 896 ये, प्लस जो हमारा प्रॉफिट हुआ इस साल का वो, और जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है वो माइनस हो जाएगा इसमें से। डिविडेंड कितने का डिक्लेयर हुआ है 32 रुपीज़ का, ये रहा, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये आ गया एनसीए का शेयर 1024 का। अच्छा, अब हमारी बैलेंस शीट रिटेन अर्निंग की वजह से आउट है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग की वजह से, तो हम उसके अंदर उसके एडजस्टमेंट्स कर देते हैं। तो 2293 ये आ गया पेरेंट का अपना प्रॉफिट अपनी बुक्स का, और कंसोलिडेटेड बुक्स का प्रॉफिट हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं। ये से कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट ये आ गया। पीपी के अंदर एक एडजस्टमेंट रह गई है, इसकी वजह से वो आउट हो रहा है। तो पीपी की एडजस्टमेंट है उसकी, अच्छा अनरियलाइज्ड गेन, जो हमने पीपी बेच दिया है, तो हमने पीपी बेचा 250 मिलियन का, जबकि वो है 230 मिलियन का हमारे पास एक्चुअली है, क्योंकि 20 मिलियन का गेन हुआ है। तो हमारी बुक्स में यहाँ पे आ रहा होगा 250 मिलियन का, और लेकिन 250 मिलियन का नहीं आ रहा होगा हमारे पास 249 मिलियन का, सॉरी 20 मिलियन जो हमारे पास गेन हुआ है ना, उसमें से 1 मिलियन हमने माइनस करना है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तो हमने ख़त्म कर दिया है। और 20 मिलियन का जो हमने यहाँ पे इफेक्ट लिया है ना, यहाँ पे जो ये डिविडेंड्स के अंदर अदर इनकम के अंदर ये 19 मिलियन का ये रहा, वो हम वहाँ पे इफेक्ट लेंगे उसका यहाँ पे अपने पीपीई के अंदर। वो क्यों लेंगे भाई, क्योंकि भाई हमने जो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई हमें अपनी रिस्पेक्टिव जो कैरिंग अमाउंट्स थी उसी पे ही रखना है, पुरानी कैरिंग अमाउंट्स के अंदर। उसको बाहर बेचें तो अलग बात है, अंदर ग्रुप्स में ही भेजेंगे तो उसका गेन रिकग्नाइज नहीं होगा। हमने गेन रिकग्नाइज कर दिया 20 मिलियन का, लेकिन गेन रिकग्नाइज किया, फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से गेन 1 मिलियन का तो कम हो गया, लेकिन बाकी 19 मिलियन का गेन कम नहीं हुआ, तो हमने वो गेन यहाँ पे कम कर दिया अपनी अदर इनकम के अंदर। तो दूसरा इफेक्ट हमने कहाँ लिया, दूसरा हमने पीपी में लिया, क्योंकि भाई अगर आप एसेट बेचते नहीं तो हमें 20 मिलियन का गेन ही नहीं होता, 20 मिलियन का गेन नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे उसको अपनी पीपी के अंदर यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। किससे रिकॉर्ड नहीं करते, पीपी को डेबिट नहीं करते 250 मिलियन से। तो हमने पीपी को रिकॉर्ड कर तो दिया 250 मिलियन से, लेकिन अभी जो उसकी कैरिंग जो उसकी जो 20 मिलियन की जो अमाउंट है ना, जो 20 मिलियन की वजह से ऊपर आ गया वो, तो वो अब 19 मिलियन है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया उसके अंदर। तो हम उसके अंदर से हम सिंपली 90 मिलियन माइनस कर देंगे, तो ये हमारी बैलेंस शीट तय हो गई और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, जिसको अभी समझा के करने में तकरीबन 45 मिनट लगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जो चीज़ें नहीं समझ आई हुई होंगी आपको उस वक्त क्वेश्चन के अंदर या आपने अटैम्प्ट किया हो अपने प्रैक्टिस करते वक्त, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बाकी ये मज़ीद वीडियोस और कंटेंट के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप अपने ये
चैनल्स की वीडियोस अपलोड होने से नोटिफाइड रहें। और अपने ये बाकी वीडियोस भी सुने इसके अंदर, और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ से रिलेटेड करके दिए हैं, पैरा रेफरेंस दे के किए हैं। और हर वीडियो जो मैंने स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करने बनाई है वो सब डायरेक्ट स्टैंडर्ड से रेफरेंस है, स्टैंडर्ड के पैरा के रेफरेंस से बनाई है। आप प्रेजेंटेशन में ऊपर भी देख सकते हैं पैराग्राफ का रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। तो ये अपने वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ।